गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बैठिए। हाँ बिल्कुल, अभी वेट करिए। गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है सबको बच्चों? गुड इवनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी वैसी कैसे बंद कर रखे हैं बच्चों आप लोगों ने? अच्छा ये बताइए, पेपर वेपर कैसा हुआ आप लोगों का? 15 क्वेश्चन आए थे शायद मेरे पार्ट से ना। 15 या 16? 16 16 क्वेश्चन आए थे। कोई कितने बच्चे ऐसे हैं इसके 16 के 16 सही है? देखें, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन गलत हुआ हो? एक क्वेश्चन कौन सा, लास्ट वाला? दो क्वेश्चन गलत हुआ? दो छोड़े हैं क्यों? सारे क्वेश्चन गलत हो? चलिए लास्ट में देखेंगे, पेपर पेपर अभी पहले पढ़ते हैं। लाइए। अच्छा अपन ने क्या पढ़ा था? रिलीज एनर्जी क्यों हो गई थी, क्वेश्चंस करे थे ना अपन ने। और अब आते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों हो गया था। ग्राफ की बात करते हैं। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड एक ग्राफ है अपने पास। ये ग्राफ बनाइए बच्चों। अब बातें बंद कर देना, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाना। अब किसी की आवाज आनी नहीं चाहिए, और ये ग्राफ मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लेना, टाइम खराब ना करें। मैं डायग्राम, अदरवाइज डायग्राम बनाते ही समझाना स्टार्ट कर दूंगा अगर आपका डायग्राम नहीं बना, तो ध्यान रखना है बात। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बातें बंद कर दो अब बिल्कुल। मास नंबर ए के साथ ग्राफ। यहां पर हमारे पास कौन आएगा? आयरन 2656, और इसकी ईबीएन होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बालक बातें बंद करके, और ये स्टार्ट कर दो डायग्राम बनाना इधर। हमारे पास यहाँ मास नंबर 30 और ये है मास नंबर 170। इनको बोलते हैं स्मॉल साइज न्यूक्लियाई, मीडियम साइज न्यूक्लियाई, और ये लार्ज साइज न्यूक्लियाई। H12 लिथियम 36, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 818। यहाँ पर ऑक्सीजन 816, यहाँ पर कार्बन 612, और यहाँ हीलियम 24। यहाँ तक कंप्लीट करिए। मीडियम साइज न्यूक्लियाई, ये स्मॉल साइज और ये लार्ज साइज, ठीक है।
हो गया बच्चों? क्या बेटा? 30 से कम वालों को स्मॉल में लेना है, और इसको भी आप स्मॉल में ही बोलोगे, 30 या 30 से कम वाले स्मॉल में लीजिए, 30 से 170 वालों को मीडियम, ठीक है ना, और 170 के बाद लार्ज साइज। वैसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपके 30 से कम वाला है, ऐसा कुछ कोई वो नहीं है स्पेसिफिकेशन। आपको तो बस 30 से कम वाले स्मॉल में, 30 को भी आप चाहो तो स्मॉल में लोगे ना, बाकी इसके बीच वालों को मीडियम और इसके बाद वालों को लार्ज ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप इसको इसमें मीडियम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ, है ना। हाँ आपके एनसीईआरटी में यही रेंज रखी, 30 से कम वाले स्मॉल, 30 से 170 मीडियम और उसके बाद वाले लार्ज। करें स्टार्ट बच्चों? आप पूरा कंसंट्रेशन इधर रखिए और सुनिए ध्यान से। हमारे पास सबसे प्रैक्टिकल ग्राफ आया है ईबीएन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसा है। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 30 से कम वालों को स्मॉल साइज, 30 से 170 वालों को मीडियम साइज और 170 के बाद लार्ज साइज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज डिक्रीज, में इंक्रीज या में डिक्रीज या नन ऑफ द अबव। इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज, में इंक्रीज और में डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए इन जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, इन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ईबीएन किसकी? आयरन। और मैंने आपको बताया जिसकी ईबीएन सबसे ज्यादा कितनी आ रही है आयरन की, पूछी जाएगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट भी किया था ना अपन ने, एक एग्जांपल बताया होगा, बिस्मथ और आयरन को कंपेयर किया था, तो वहां आयरन की ईबीएन कैलकुलेट की थी, वहां पे कितनी आई थी? 8.8। और जिसकी ईबीएन सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? ईबीएम। तो सारे एलिमेंट्स में सबसे मैक्सिमम स्टेबल आयरन। हर जना आयरन के जैसा मैक्सिमम स्टेबल बनना चाहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्मॉल साइज न्यूक्लियन का मास नंबर 30 से क्या हो? कम। ये भी आयरन के जैसा मैक्सिमम स्टेबल बनना चाहेंगे। तो ये क्या करते हैं बच्चों, छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम, हीलियम मिलकर कार्बन, छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये तो करेंगे बच्चों फ्यूजन, जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको बोला है फ्यूजन। तो स्मॉल साइज न्यूक्लियाई क्या करते हैं बच्चों? फ्यूजन, ठीक है। मीडियम साइज न्यूक्लियाई जो हमारे पास होते हैं वो लगभग स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो ईबीएन हमारे पास होती है लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होती है, 30 से 170 वालों की अप्रोक्स ईबीएन अगर हमारे पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये लगभग स्टेबल है। तो अनस्टेबल कौन? स्मॉल वाले या लार्ज वाले? अगर अपन देखें प्रैक्टिकली, लिथियम की ईबीएन कम आई थी किससे? हीलियम से। तो जिसकी ईबीएन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कौन ज्यादा स्टेबल, हीलियम या लिथियम? हीलियम। और कार्बन में कार्बन। तो प्रैक्टिकली हमें ध्यान रखना है कौन कहां पर आ रहा है। अब कैसे ध्यान रखें, देखो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है H12, इसको छोड़िए। अब देखिए जेड देखना सबका, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों पीक्स, लोअर पीक्स पर। बताइए जेड 378, मतलब यहाँ क्या आ रहा है? 378। ध्यान रखोगे तो ही क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। ऊपर देखो 268, कितना आ रहा है? 268। ऊपर आ रहा है 268 और नीचे 378। अच्छा बताइए, अब आपको ध्यान रह जाएगा अगर इतना पता, ऊपर क्या आ रहा है? 268। इधर देखिए सब, 2 मतलब हीलियम, 6 मतलब कार्बन, 8 मतलब ऑक्सीजन का आइसोटोप है 16। 16 वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 80। 378 का मतलब 3 मतलब लिथियम, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोप है 18, बस इतना ध्यान रखना। अगर अपन यहाँ पर देखें तो आपसे एग्जाम में पूछा गया इस तरह से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से आपको इस तरह से दिया गया था, जैसे लिथियम 36, नाइट्रोजन 714, हीलियम 24, ऑक्सीजन 818, ठीक है, और H12। आपसे कहा गया है ये 5 है, 1 2 3 4 5, इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे कम स्टेबल कौन? सबसे कम स्टेबल जिसकी ईबीएन सबसे कम, तो कौन आएगा? 1। कौन से नंबर पे आएगा? 5th। तो सबसे पहले 5 वाला, फिर
हीलियम, हीलियम है लिथियम, लिथियम, फिर लिथियम आएगा बच्चों, लिथियम, लिथियम कौन से नंबर पर, फिर अरे नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने नंबर पर आ रहा है 1 और फिर 5 नहीं 4, ये समझ में आई बात। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का हमारे पास, तो इसके बेसिस पर देख सकते हो, आपको पता होगा कि कौन कहां पर है, तब आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। अब देखिए इन सारे एलिमेंट्स में सबसे मैक्सिमम स्टेबल कौन, आयरन। हर जना आयरन बनना चाहता है, छोटे छोटे न्यूक्लियर कंबाइंड होकर आयरन बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनने की, और इसे प्रोसेस को बोला है फ्यूजन, फ्यूजन। और बड़े न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक करते हैं, लार्ज साइज न्यूक्लियस को छोटे पार्ट्स में स्टेबिलिटी, ताकि उससे पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाए, बड़े न्यूक्लियस का छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना, और दिस प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फिजन। फिजन अपने आप नहीं होता, करवाना पड़ता है फिजन, अटैक करवा के न्यूट्रॉन का, कैसे होता है वो सब आगे की बात। तो फिजन जो है वो तो करवाया जाता है फिजन, फ्यूजन जो है वो हमारे पास अपने आप हो रहा है सन पर, कैसे हो रहा है वो सब आगे बात करेंगे फिजन। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इस एनर्जी को हम किस तरह से यूज में लेते हैं वो आगे बात करेंगे, फ्यूजन में पढ़ेंगे वो। तो हमारे पास ये कर्व आ गया, इसमें आपके पास लार्ज साइज न्यूक्लियर, ध्यान रखना क्या करते हैं, फ्यूजन, ये पॉइंट पता होना चाहिए, लार्ज साइज तो क्या करेंगे फ्यूजन, और स्मॉल साइज फ्यूजन, और मीडियम वाले लगभग स्टेबल, क्योंकि इनकी ईबीएन ऑलमोस्ट लगभग स्टेबिलिटी के आसपास ही है, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने बात की इस कर्व की, और यहाँ पर एक पॉइंट और बताता हूँ एनसीईआरटी का, जो ये पीक्स पर न्यूक्लियाई होते हैं, अपने आसपास वाले जो न्यूक्लियाई है ना, या अपने लोअर पीक हैं, इनसे ज्यादा स्टेबल है, अरे है या नहीं, ये वाला जो न्यूक्लियाई होगा ये लोअर वालों से ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसकी ईबीएन इनसे ज्यादा होगी या नहीं। अब आप एक देखिए एक चीज, कि हमारे पास एक एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पीक्स पर जो न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ जो न्यूक्लियाई पॉइंट्स टू पॉइंटर में आपके लिखा हुआ है, जो पीक्स पर जो न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं, वो लोअर पीक हो या अपर पीक, वो एटम लाइक शेल लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए स्टार बना के पॉइंट अभी समझाता हूँ क्या कह रहा है। हियर पीक्स रिप्रेजेंट, हियर पीक्स रिप्रेजेंट atom like shell like structure, here peaks represent atom like shell like structure। एटम लाइक शेल लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, देखो जरा, हमारे पास इधर देखो, सब जवाब देना बच्चों, ये पीक अपने लोअर वाले से, जवाब दो, ये पीक अपने लोअर वालों से स्टेबल है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी या रिलीज, रिलीज, रिलीज कब होगी, जब कोई लोअर से हायर या हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर तो तभी आएगा जब डिफरेंट एनर्जी के क्या होंगे, लेवल्स, लेवल होंगे तभी तो कोई हायर से लोअर। लेवल्स कब होंगे, जब एटम में क्या होगी, शेल्स, के एलिमेंट शेल्स होगी, शेल्स होगी तो लेवल होंगे, लेवल होंगे तो शेल्स होगी, शेल्स होगी तो लेवल होंगे। भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी लेवल पर, एट क्लास में घूम रहे हैं, तो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं तो डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स होंगे, शेल्स होगी तो लेवल्स, लेवल्स होंगे तो हमारे पास डी एक्साइटेशन हो सकता है इनका, तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबल। तो ध्यान रखना ये जो पीक्स हमारे पास होते हैं वो एटम लाइक शेल लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कि एटम में डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स होते हैं, शेल्स हमारे पास होती है। वापस सुनना क्या बोला, पीक है तो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज, अरे अपने लोअर वालों से ज्यादा स्टेबल है या नहीं, अगर है तो एनर्जी क्या करी होगी, रिलीज, रिलीज कब होगी, जब हायर से लोअर तब आएंगे जब डिफरेंट एनर्जी के क्या होंगे, लेवल्स, और लेवल्स कब होंगे, जब शेल्स। तो ये शेल्स को रिप्रेजेंट हमारे पास करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो अपन ने बात की इस डायग्राम की। अब बात करते हैं जितने भी पॉइंट्स हमारे पास बन सकते हैं, यहाँ से जो भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हेडिंग लिखना फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, हेडिंग लिखिए फोर्सेस, ये तो लिख लिया ना आपने, स्मॉल साइज तो क्या करते हैं
फ्यूजन, ये लिख लेना। और लार्ज साइज क्या करते हैं? फ्यूजन। इसके बाद अब हेडिंग लिखना, फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अब इधर देखिए बच्चों, से ध्यान से समझना। हमारे पास फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो बताइए, क्या न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 पेयर होंगे या नहीं? इस गेट को लगा दो बेटा। न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर होंगे। इन पर लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं, बताइए। थैंक यू बेटा। देखो, हमारे पास इन पर लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं। इनमें इनके मासेस के कारण कौन सा फोर्स लग सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला फोर्स हमारे पास आता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब बात करते हैं, इनमें आपस में कौन सा फोर्स लग सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन में लग सकता है या नहीं? तो नेक्स्ट फोर्स हमारे पास है, फर्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल, सेकंड लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। अब इधर देखिए, न्यूक्लियस का ऑर्डर बताओ तो बच्चों कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी का इतनी कम डिस्टेंस है, 10⁻⁻15 मीटर में इतने कम डिस्टेंस पे इतने ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन एडजस्ट हो रहे हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन में इतना जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल होकर न्यूक्लियस के बाहर निकल जाना चाहिए था। साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि इतनी कम डिस्टेंस में इतने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल होकर न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए था। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए था। पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक ऐसा है जो न्यूक्लियस को टाइटली होल्ड करके बाउंड करके रख रहा है। वो जो भी फोर्स है उसकी बेसिक नेचर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा तो ही होल्ड कर पाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन को, और उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा। वो फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स था। वो जो भी फोर्स है इसके लिए अपन सोच रहे हैं, उसको नाम दे दिया बच्चों बाद में न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया? न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियर फोर्स। यही वो फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है एक छोटे से स्मॉल साइज न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को टाइटली होल्ड करके रखने के लिए, न्यूक्लियर फोर्स। इसी को अपने को डिटेल में देखना है। तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स के लिए आपके एनसीईआरटी या एससीवी में लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस फोर्स। हमें अभी कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पता पड़ी है जो इन्होंने ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व कैसे किए उसकी बात अभी करते हैं। तो कुछ ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पता लगी है जिसको हमें स्टडी करना है। बाकी अभी भी साइंटिस्ट न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन तक पता नहीं लगा पाए जिससे इसको समझा जा सके। कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, इनके बेसिस पर इन्होंने कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है, उनकी बात करते हैं अपन। तो देखिए, एक कंपैरिजन अगर अपन करें बच्चों, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है एफ न्यूक्लियर, अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो। दोनों फोर्स से अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स हमारे पास ज्यादा होता है, दोनों फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्सीमेट 10⁻39 टाइम्स ज्यादा होता है किस से?
ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों, दोनों को इक्वेट करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से, क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से अप्रोक्स 10⁻37 टाइम्स ज्यादा होगा। तो बताइए बच्चों, सबसे इन तीनों फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होगा। सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। न्यूक्लियर फोर्स ध्यान रखना न्यूक्लियस में लगता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। केवल और केवल न्यूक्लियस में लगेगा। कहाँ लगेगा? न्यूक्लियस में। कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे लगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में लगे, ऐसा नहीं होता। केवल न्यूक्लियस में लगता है। न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 में लग सकता है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा। और न्यूक्लियस का रेंज आप जानते हो किस ऑर्डर का? 10⁻⁻15। इसका मतलब फर्मी ऑर्डर का होता है। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, केवल और केवल न्यूक्लियस में लग रहा है बस। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? जीरो, कोई फोर्स नहीं लगता। तो अगर अपन बात करें, ये एक फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा आपको सब, पहले इधर देखते जाइए। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब जो ये फोर्स है वो न्यूक्लियॉन्स के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर पे लगे, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर पे लगे, या फिर न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर पे लगे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा या प्रोटॉन प्रोटॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, नहीं। तीनों पेयर्स के लिए इसकी वैल्यू क्या मिली? सेम। मतलब चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी कि ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पे डिफरेंट आएगा, नहीं। इस चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया था मिरर न्यूक्लियस से। किससे देखा था? मिरर न्यूक्लियस। अब मिरर न्यूक्लियस क्या होते हैं? देखिए एग्जाम्पलर में दो क्वेश्चन दे रखे हैं मिरर न्यूक्लियस के लिए। अगर पेपर एग्जाम में थोड़ा सा ठीक आया तो आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसमें मिरर न्यूक्लियस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन दे देगा, दो दो के पेयर्स बना के, और आपसे कहेगा बताइए मिरर न्यूक्लियस कौन सा पेयर करेक्ट है मिरर न्यूक्लियस के लिए। तो देखिए मिरर न्यूक्लियस क्या होते हैं। एक नाइट्रोजन 715 ये न्यूक्लियस है, और एक है ऑक्सीजन 815 इसका न्यूक्लियस। ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियस हैं। मिरर न्यूक्लियस क्या होते हैं? देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितने? 7, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 8, दिस माइनस दिस, और प्रोटॉन 7। इसमें न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन, एक मिरर की तरह हमारे पास काम करे। और हमेशा आइसोबार्स मिरर न्यूक्लियस नहीं होते, ध्यान रखना। सर एग्जांपल कोई देखो, ये आइसोबार रहा, क्या ये मिरर न्यूक्लियस होगा? क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही क्या है? 7 7। इसमें 8 और 6, मिरर न्यूक्लियस नहीं होता हमेशा। मिरर न्यूक्लियस अगर कभी भी आपको चार पेयर्स, मतलब चार ऑप्शन में दो दो के पेयर्स में अगर पता लगाना है, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज हो जाए आपके, ऐसे न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे? मिरर न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो जेड होता है वो न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज। बताइए इस न्यूक्लियस पर चार्ज कितना? +7, और इस पर +8। ये पॉजिटिव चार्ज हो रही है, खोपड़ा खराब है क्या? ये पॉजिटिव हो रही है, कम पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? वो पॉजिटिव हो रही है, कम पॉजिटिव, दोनों में न्यूक्लियॉन्स सेम। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। इनके 15 न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना हो और इसके 15 न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना हो, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 को सेपरेट करिए या किसी भी न्यूक्लियॉन को सेपरेट करिए और इसमें भी सेपरेट करिए, 15 यहाँ भी और यहाँ भी 15 ही है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की मिली थी इनको प्रैक्टिकली, एनर्जी सेम चाहिए, तो चार्ज पर डिपेंडेंसी नहीं थी।
ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रही है, कम पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इनके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो दोनों सेम। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास था कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इसी से एक पॉइंट हमारे पास एग्जाम में पूछा गया कि आपके नेट फोर्स बताना है कब, जब ग्रेविटेशनल फोर्स एज्यूम किया गया जीरो। नेट फोर्स, अब ध्यान रखना एफ नेट की बात कर रहे हैं, एफ लिख रहा हूं मतलब नेट, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और एफ प्रोटॉन प्रोटॉन। ध्यान से सुनना, तीनों पेयर हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या माना है, जीरो। ग्रेविटेशनल को एज्यूम करिए जीरो। इन दोनों का नेट निकालना है, किस किस का बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सिव और न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों का नेट फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। देखो बताइए दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, न्यूक्लियर का या इलेक्ट्रोस्टैटिक का, न्यूक्लियर। मान लो न्यूक्लियर फोर्स है 10 न्यूटन का, तो तीनों पीरियड्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तीनों पीरियड्स के लिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, कितना, जीरो। इन पे भी जीरो, इन पर लगेगा। मान लो ये 10 न्यूटन का था, इसका मैग्नीट्यूड कम ले लिया, मान लो 6 न्यूटन, तो यहां कितना, 6 न्यूटन। नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे एफ नेट, बताइए इनका नेट 10, इनका नेट और इनका नेट। आप देखिए न्यूक्लियर फोर्स की बेसिक नेचर क्या होती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। 10 न्यूटन का तो अट्रैक्शन, 6 न्यूटन का रिपल्शन, नेट फोर्स 4। ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही, सेम, और इससे ज्यादा। ये दोनों वैल्यूज आ रही है इक्वल, और ये दोनों वैल्यूज इससे ज्यादा। ये नेट फोर्स के लिए हमारे पास रिलेशन गया, एफ नेट के लिए। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है एनसीईआरटी में, कि इफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज इंक्रीज, सेपरेशन इंक्रीज किया गया है, देन न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस एट सम फेम्टोमीटर, कुछ फर्मी तक इसकी वैल्यू अप्रोक्स जीरो हो जाती है, और वो फर्मी था 4 फर्मी। और उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास सैचुरेट होने लग जाता है, सैचुरेशन आने लग जाता है। मतलब क्या कहना चाहता है वो मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले तक यहाँ तक आपको नोट कराते हैं। तो आपने बताओ, ये दोनों पॉइंट तो लिख लिए थे ना पहले, थर्ड पॉइंट लिखिए न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद हेडिंग लिखना अब न्यूक्लियर फोर्स। यहां तक लिखने के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो न्यूक्लियर फोर्स, यहां तक हो जाए, इसके बाद हेडिंग लिखना न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इसमें लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स में लिखना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, it is the strongest force of universe and it is responsible and it is responsible to hold the nucleons, and it is responsible to hold the nucleons within a small size nucleus within a small size nucleus and it is short range force and it is short range force। इसके बाद इधर देखिए बच्चों, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये डाटा लिख लेना, कंपैरिजन किया हुआ इधर देखो। फिर हेडिंग लिखना प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है एज इट इज नोट करिए।
हाँ, आपके सिलेबस में नहीं, उसकी बात ना करें तो बेटर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने आपको बताया था, आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टाइटली कनेक्ट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है बीटा डिके में आपके, सब आता तो न्यूक्लियस में ही है, लगेगा तो वहीं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है, वीकली न्यूक्लियर से इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए वहां बीटा निकलता है, वो वहां पर आता है ना। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन के कारण बीटा निकलता है ना। हो गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी समझा देते हैं आपको। if separation between the nucleons हो गया बच्चों? मैंने उतना डायग्राम बना दिया, सब कुछ लिख दिया, आपने 2 पॉइंट नहीं लिखे गए? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम आप लोगों का ही खराब हो गया, ध्यान रखना। आप थोड़ा सा क्या स्पीड थोड़ी सी अपनी मेंटेन रखो बच्चों, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट जानने हैं तो आपको आगे, अदरवाइज आप लोगों का लॉस होगा। आप स्पीड कम रखोगे तो पॉइंट एस्केप करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आगे से मैं फिर कह रहा हूँ, अगर स्पीड मेंटेन रखोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको काफी सारे आगे लिखा दूंगा, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए थर्ड पॉइंट। इफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी है, अभी समझा देंगे, अभी लिख लीजिए पहले। इफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, separation between the nucleons is increased, if separation between the nucleons is increased, then nuclear force rapidly decreases, nuclear force rapidly decreases, rapidly decreases and tends to zero, tends to zero at 4 Fermi, at 4 Fermi.
टेंड्स टू जीरो एट 4 फर्मी। देखो क्या कहता है, देखिए बच्चों क्या कहना चाहता है, आपको पॉइंट ध्यान रहे। वैसे तो इनका ऑब्जर्वेशन था, पॉइंट ध्यान रखने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है इससे, ताकि आपको ध्यान रहेगा। ध्यान से सुनना, काफी सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इससे। हमारे पास ऐसा कुछ सोचिए कि जैसे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। ये न्यूक्लियस है स्मॉल साइज न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियन है इसमें 4। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कंबाइंड हो रहे हैं, 4 न्यूक्लियन हमारे पास है, स्मॉल साइज न्यूक्लियस। हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ाते जाएंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो हमारे पास हम स्मॉल साइज से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते गए हम स्मॉल से मीडियम साइज पर आ गए। जैसे आयरन पर आ गए 26 आपके प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स हमारे पास। तो स्मॉल से मीडियम पर आ गए। इनके ऑब्जर्वेशंस थे, तो जैसा इन्होंने सोचा ऐसा कुछ सोचिए आप। और अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बढ़ाते जाएंगे तो हम स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज साइज न्यूक्लियाई पर मूव कर जाएंगे। स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज साइज न्यूक्लियाई के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन ये है इनका कि अगर एक न्यूक्लियन अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से कनेक्ट होकर ऑलमोस्ट एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है, तो एक न्यूक्लियन अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से जो टच हो रहा है और एक क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्लस्टर ऑलमोस्ट 1 फर्मी की रेंज होती है अप्रोक्स। और 1 फर्मी की रेंज पर न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम। यहां किसी न्यूक्लियन की ताकत नहीं है कि न्यूक्लियस से हमारे पास बाहर निकल जाए। क्या बोला मैंने, एक न्यूक्लियन, मान लो ये न्यूक्लियन अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से कनेक्ट होकर अगर 1 फर्मी का क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट ये कितनी रेंज हो रही है, 1 फर्मी। और 1 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम। यहां तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है बच्चों मैक्सिमम। मान लो इस न्यूक्लियन से बाकी न्यूक्लियन के सेपरेशन की बात करें, मान लो न्यूक्लियन नंबर 1, ये हमारे पास न्यूक्लियन नंबर 2, ये न्यूक्लियन नंबर 3 और ये न्यूक्लियन नंबर 4। अब देखिए अगर मैं सेपरेशन इंक्रीज करूं तो न्यूक्लियर फोर्स यहां तो क्या लग रहा है, मैक्सिमम। सेपरेशन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू भाई बढ़ तो सकती नहीं है, तो मैक्सिमम है। तो सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स रैपिडली डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हुआ, रैपिडली डिक्रीज हुआ हमारे पास। और 4 फर्मी तक जाते जाते न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू अप्रोक्स जीरो होगी। जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल लगता है, इतना कम होता है कि न्यूक्लियंस को होल्ड नहीं कर पाता, इतना कम हो जाता है। हम अगर 5 फर्मी पर अगर कोई न्यूक्लियन होगा, 6 फर्मी, 7 फर्मी, 8 फर्मी, 9 फर्मी, 9 फर्मी तक हम न्यूक्लियस के अंदर हैं। 10 फर्मी मतलब न्यूक्लियस के बाहर। 10 फर्मी का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -15 मतलब 10 की पावर -14, मतलब हम न्यूक्लियस के बाहर। अच्छा बताइए, 4 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स जीरो, 4 फर्मी पर जीरो, 5 वालों पर भी अप्रोक्स जीरो, 6 वालों पर भी जीरो। ये न्यूक्लियंस जो है हमारे पास 5, 6, 7 अभी न्यूक्लियस के अंदर ही है, पर सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज। तो 4 फर्मी वालों पर ही अगर न्यूक्लियर फोर्स जीरो के अप्रोक्स लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, मतलब आप तो ये मान लो 10 की पावर -20 न्यूटन लग रहा है, इतना कम। सेपरेशन बढ़ा, अप्रोक्स 4 फर्मी तक न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स जीरो, जीरो का मतलब बहुत कम। अच्छा बताइए 5 फर्मी पर जो न्यूक्लियन होगा इनमें भी न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स जीरो, इतना लग रहा है। 6 वालों पर भी इतना, 7 वालों पर भी इतना, अप्रोक्स सैचुरेशन आने लग गया, मतलब अप्रोक्स जीरो टेंस टू जीरो मूव कर गया, नेग्लिजिबल हमारे पास हो गया 6, 7, 8, 9 फर्मी तक हमारे पास। तो सेपरेशन बढ़ने के साथ ये ऑब्जर्वेशन था, न्यूक्लियर फोर्स रैपिडली डिक्रीज होता है। 4 फर्मी पर इसकी वैल्यू जीरो हो गई और उसके बाद भी हमारे पास नेग्लिजिबल ही रहता है, ऑलमोस्ट मान लो इतना रह रहा है जैसे।
सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे यहाँ कोई न्यूक्लियन है, ये बाकी न्यूक्लियन से कनेक्ट होकर अगर वन फर्मी का क्लस्टर बना रहा है, तो बच्चों बताओ यहाँ न्यूक्लियर फोर्स लगेगा या नहीं? क्योंकि यहाँ भी तो वन फर्मी का आपके पास बन रहा है और वन फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम, तो यहाँ भी लग रहा है सर न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ भी न्यूक्लियंस को होल्ड कर रहा है, यहाँ भी न्यूक्लियंस को होल्ड कर रहा है, यहाँ भी लग रहा है। पर इस न्यूक्लियन और इस न्यूक्लियन में अगर बात करें, सेपरेशन कितना है? ऑलमोस्ट 4 फर्मी मान लीजिए। इन दोनों में कितना है? 4 फर्मी। अगर सेपरेशन 4 फर्मी है तो इन दोनों में आपस में न्यूक्लियर फोर्स कितना? 0। यहां में कोई भी एक न्यूक्लियन बाकी न्यूक्लियन से कनेक्ट होकर टाइटली कनेक्ट हो रहा है, एक फर्मी का क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। यहाँ भी एक न्यूक्लियन बाकी न्यूक्लियन को रोकने के लिए टाइटली कनेक्ट हो रहा है, पर इस न्यूक्लियन और इस न्यूक्लियन में न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स कितना? 0। अगर न्यूक्लियर फोर्स 0 हो गया तो क्या ये इसके न्यूक्लियन को होल्ड कर पाएगा? बोलिए, नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये न्यूक्लियंस अपना सिस्टम बनाते हैं। जैसे जैसे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन के साथ मिलेंगे, क्योंकि इनमें तो न्यूक्लियर फोर्स 0 हो गया, तो ये अपना सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम बना के यहां से निकाल देंगे अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये इनको रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इनमें और इनमें न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स 0। अब ये अपना सिस्टम बनाएंगे, या फिर हो सकता है यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर बीटा निकाल दे, या न्यूक्लियस डी एक्साइट होकर हमारे पास गामा निकाल दे। तो अगर अपन बात करें, न्यूक्लियर फोर्स सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ रैपिडली अगर डिक्रीज होता है, सेपरेशन बढ़ रहा है न्यूक्लियंस के बीच का, सेपरेशन बढ़ने पर यहाँ और यहाँ न्यूक्लियर फोर्स 0, ये न्यूक्लियन इन न्यूक्लियन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल, एक फर्मी में मैक्सिमम लगता है, ये न्यूक्लियन बाकी न्यूक्लियन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल, पर इन न्यूक्लियन और इस न्यूक्लियन में न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स कितना? 0। अगर न्यूक्लियर फोर्स 0 है तो ये न्यूक्लियन इन न्यूक्लियन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये न्यूक्लियन इनको नहीं रोक पा रहा, इनको इनको या इनको, तो ये न्यूक्लियंस अपना सिस्टम बनाते हैं और अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का इमिशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहलाती है? अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का इमिशन। इस प्रोसेस को नाम दिया है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्यों हो रही है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए हो रही है? स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए जनरली लार्ज साइज न्यूक्लियाई, लार्ज साइज का मतलब n इज ग्रेटर देन p, ऐसे न्यूक्लियस हमारे पास रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। जनरली आप देखना जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं वो Z83 के बाद वाले सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव हमारे पास होते हैं जनरली। तो अगर बात करें, इसीलिए लार्ज साइज न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स तो अप्रोक्स 0, ये इनके न्यूक्लियन को होल्ड नहीं कर पाए। यहां भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, यहां भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है 4 फर्मी पर ये न्यूक्लियन इनके न्यूक्लियन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स 0। अगर ये न्यूक्लियन इन न्यूक्लियन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो पूरा सिस्टम मान लो ये यूरेनियम है। यूरेनियम में क्या होगा? कुछ न्यूक्लियंस कंबाइंड हुए, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे? अल्फा। और यूरेनियम से कौन निकल गया? अल्फा। और यूरेनियम किस में कन्वर्ट? थोरियम। बताया था ना। तो हमारे पास ये सब कुछ हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन। ऐसा होता है लार्ज साइज न्यूक्लियाई में, जिनमें आप देख सकते हो यूरेनियम जैसे 92 to 38, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, प्रोटॉन तो 92 है और ये हो गया 146 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, 146 और ये है 92। न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। अब सोचना, अगर न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स हैं लार्ज साइज में, तो हमारे पास न्यूट्रॉन जैसे जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, सिस्टम का मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना। तो अगर अपन बात करें इस केस में, देखो क्या होगा, सोचना, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, पर यहाँ और यहाँ न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स 0, यहाँ कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा। अब होगा क्या, इसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से। सोचना बच्चों, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, एक रेस का क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो रहा है, अभी ध्यान से देखना। न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन है प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन मासेस के कारण कौन सा फोर्स लगाएंगे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं मासेस के कारण। कौन सा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। और प्रोटॉन प्रोटॉन में पेयर में कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव।
यहाँ और यहाँ ये डिस्टेंस है 4 फर्मी, इस सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की सेपरेशन कितना है 4 फर्मी। इनमें और इनमें न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्स 0। न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। कौन सा फोर्स ज्यादा होता है? अभी लिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो जब प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो न्यूट्रॉन ज्यादा है सिस्टम में, तो प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन को भी साथ ले जाएंगे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। जैसे 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, मान लो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए 2 प्रोटॉन क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन को भी यहाँ से बाहर ले जाएंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का इमिशन होने लग जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। हो क्यों रही है? स्टेबिलिटी के, सब कुछ अपने आप हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास हो रहा है। तो अगर अपन बात करें एक ग्राफ आपके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स तो होता जा रहा है 0। सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स तो हो गया 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है ओवर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पे। इसी कारण अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का हमारे पास इमिशन होने लग जाता है। तो आप देखिए, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी होती है। यही कारण है लार्ज साइज न्यूक्लियाई ही जनरली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। एक ग्राफ आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का न्यूक्लियस के बीच सेपरेशन। आर क्या है? न्यूक्लियन के बीच का सेपरेशन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच का सेपरेशन है। प्रोटॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका सेपरेशन है आर। आर सेपरेशन हमारे पास न्यूक्लियन के बीच का। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ग्राफ है डिस्टेंस न्यूक्लियन के बीच फर्मी में। प्रैक्टिकली कुछ ऐसा ग्राफ आया। ये ग्राफ इसमें एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, दिस ग्राफ इट इज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग 1930 टू 1950। 20 सालों तक एक्सपेरिमेंट करें तब जाके एक्सपेरिमेंटल ये ग्राफ फ्लोट हुआ है। तो ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटल है, कहना क्या चाहता है समझिए। देखो हमारे पास एक प्रोटॉन यहां रख दिया मैंने और एक प्रोटॉन यहां रख दिया, और इनका सेपरेशन में क्या कर रहा हूं, कम, पास पास ला रहा हूं दोनों प्रोटॉन, इसको इसके पास ला रहा हूं। बताइए, 2 प्रोटॉन से जितना पास लाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, स्टोर्ड होगी। आप जानते हो ना, देखो 2 प्रोटॉन को एक तो इस कंडीशन में लाके छोड़ूंगा तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट? काइनेटिक। अगर पास लाके छोड़ूंगा तो भी पोटेंशियल काइनेटिक। पर जितना पास लाऊंगा उतनी तेजी से भगेंगे, मतलब उतनी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट? काइनेटिक। तो बताइए, जितना सेपरेशन कम होगा न्यूक्लियन के बीच का, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। अरे आप जानते हो ना, Q1 Q2 बाय आर। सेपरेशन कम तो पोटेंशियल ज्यादा। तो आप मुझे बताइए, जितना कम सेपरेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। सेपरेशन बढ़ाएंगे, सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितने पर मिली? 0.8 फर्मी। कितने पर? ये ग्राफ कुछ टाइम बाद क्या कांस्टेंट हो गया? कुछ फर्मी के बाद क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कुछ टाइम बाद अप्रोक्स कितना हो जाता है? 0। सैचुरेशन हमारे पास आने लग जाता है। मैंने बताया था 10 की पावर जैसे -20 न्यूटन हमारे पास लगेगा। और ये न्यूक्लियन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन है, ये इसकी ईबीएन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनमें सेपरेशन बढ़ेगा तो सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू तो क्या होगी? अप्रोक्स 0। ये न्यूक्लियन इनके न्यूक्लियन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये न्यूक्लियंस अपना सिस्टम बना के अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का इमिशन, ये न्यूक्लियन इसकी ईबीएन को भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट वही रहेगी हमारे पास। इसीलिए मीडियम साइज न्यूक्लियर ऑलमोस्ट हमारे पास ईबीएन कांस्टेंट हमारे पास होती है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर देखें कुछ फर्मी के बाद ये ग्राफ, सर यहाँ ग्राफ जो है, आप कह रहे हो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया है, फोर्स कहाँ है? इनडायरेक्टली ये ग्राफ फोर्स को कनेक्ट करता है। आप जानते हो F बराबर माइनस du बाय dr, इनडायरेक्टली फोर्स को कनेक्ट कर रहा है। आप बताइए, अगर मैं स्लोप की बात करूं, m बराबर डिवाई बाय dx बराबर tan थीटा, डिवाई बाय dx मतलब du बाय dr। अब बताइए, एक जनरल बात करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके रेस्पेक्ट में अगर दूसरा चार्ज कम पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो उसको नेगेटिव मान रहा हूं। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आप बताइए, अगर 2 चार्जेस हमारे पास हैं, पहला Q1 पॉजिटिव नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव, या Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, या हो सकता है पॉसिबिलिटी दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो बताइए, जनरल बात करते हैं, इस केस में फोर्स क्या होगा?
नेगेटिव, देखो Q1 इंटू Q2, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। अच्छा फोर्स क्या लगेगा अनलाइक चार्जेस में, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। लाइक हमारे पास यहाँ लगता है। अब लाइक चार्जेस की बात करते हैं, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, फोर्स होगा पॉजिटिव। और लाइक चार्जेस में क्या लगेगा? रिपल्शन, इनमें भी रिपल्शन और इनमें भी रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखिए एनसीईआरटी में आपके एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर न्यूक्लियन के बीच का सेपरेशन R 0.8 फर्मी से कम है तो न्यूक्लियर फोर्स कैसी नेचर शो करता है? रिपल्सिव। और R अगर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी है तो कैसी नेचर? अट्रैक्टिव। इसका मतलब हमारे पास अगर 0.8 से कम अगर कोई दो न्यूक्लियन का सेपरेशन है तो उनमें आपस में भी रिपल्शन लग रहा है और न्यूक्लियर फोर्स भी एक रिपल्सिव नेचर शो करता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या था देखो, 0.8 फर्मी और ये हमारे पास है बच्चों 1 फर्मी, ठीक है। अगर दो न्यूक्लियन के बीच का सेपरेशन, दो प्रोटॉन जैसे यहां पर है, 0.8 से क्या है? कम। कम सेपरेशन में प्रोटॉन प्रोटॉन में भी रिपल्शन और न्यूक्लियर फोर्स भी आर लेस देन 0.8 पर, इतनी कम डिस्टेंस से प्रोटॉन भी रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव नेचर शो करता है आर लेस देन 0.8 पर अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियस के अंदर तो कन्वर्सन पॉसिबल होता है, एनर्जी लेके, जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो मासेस के कारण अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाता है तो यहाँ रह ही जाएगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाया ये वाला, तो रिपेल होके बाहर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ आया 1 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स की बेसिक नेचर अट्रैक्टिव, आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, इन दोनों का सेपरेशन क्या हो गया? 0.8 से ज्यादा। और 0.8 से ज्यादा पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसी नेचर शो करता है? अट्रैक्टिव। वापस को अट्रैक्ट कर लेगा। किसी भी इंस्टेंट पर आप ये नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन, कन्वर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूअस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में स्टेबिलिटी के लिए। तो एक ऑब्जर्वेशन ये था, अगर दो न्यूक्लियन का सेपरेशन 0.8 से कम है तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर, 0.8 से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव नेचर हमारे पास शो करता है। अपन ये चीज इस ग्राफ से देख सकते हैं। कैसे? देखो पहला केस पूछेगा कोई नहीं, बस अपने को तो पॉइंट ध्यान रखना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस ग्राफ से कैसे ऑब्जर्व करते हैं। आर लेस देन 0.8 फर्मी पर बात करते हैं। बताइए ये 0.8 फर्मी है, इससे पहले कहीं भी एक पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉ करिए, कहीं भी लो पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ करो और पॉजिटिव एक्सिस से एंगल देखिए। कौन सा क्वाड्रेंट? ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूज। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 10 नेगेटिव, तो डी बाय डी आर नेगेटिव। अगर डी बाय डी आर नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, और फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव नेचर। कौन सी नेचर? तो यहां पर आपके पास रिपल्सिव नेचर शो करेगा। सेकंड केस आर ग्रेटर देन 0.8, 0.8 के बाद कहीं भी एक पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉ करिए, पॉजिटिव एक्सिस एंगल देखिए। कौन सा? एक्यूट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10, 10 पॉजिटिव तो डी बाय डी आर, डी बाय डी आर पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर आपके पास अट्रैक्टिव नेचर का हमारे पास होगा। इस ग्राफ से देख सकते हैं ऐसा कुछ अपन। 0.8 पर ये मेंशन नहीं किया कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव, ऐसा कुछ भी इनको डिटेक्ट नहीं हुआ। लेस देन और ग्रेटर देन की आपके बात की गई है एनसीईआरटी में। अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन इनका और है कि जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होता है वो न्यूक्लियन की म्यूचुअल, तो इतना अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना है सब कुछ, अपने को तो बस इतना से ध्यान रखना है कि आर लेस देन 0.8 पर रिपल्सिव होता है, आर ग्रेटर देन 0.8 पर अट्रैक्टिव नेचर का होता है न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, केवल ऑब्जर्व किया इन्होंने चीजों को, क्योंकि कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं अभी तक इनको जिससे ये इसको एक्सप्लेन करें, केवल ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या था? एक स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस का, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे उनको उनकी स्टडी सेपरेटली करी, और जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं उनकी स्टडी करी इन्होंने सेपरेट। स्टेबल न्यूक्लियस में एक चीज ऑब्जर्व करी, न्यूक्लियन की स्पिन। स्पिन का मतलब केवल अभी इतना सा मानिए, इनका स्पिन का मतलब जैसे कोई न्यूक्लियन है प्लस हाफ स्पिन,
ये मान लो जैसे प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ, ये दोनों प्लस हाफ है, इस तरह से। तो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट होना, ठीक है। अब इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनमें न्यूक्लियन की स्पिन देखो कैसी देखी गई। जितने भी स्टेबल थे, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस इनकी स्टडी करी इन्होंने, एटम्स के अंदर इनको रिजोल्व कर कुरा के देखा, इनकी स्पिन चेक करी। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, न्यूक्लियन की जो स्पिन थी ऑलमोस्ट सब में, स्टेबल वालों में सब में प्लस हाफ एवरेज स्पिन। सर मतलब? तो देखो जैसे 10 न्यूक्लियन है किसी न्यूक्लियस में, अगर ये न्यूक्लियन प्लस हाफ स्पिन रखता है तो 10 न्यूक्लियन में इसकी इससे प्लस हाफ, इसकी इससे प्लस हाफ, इसकी प्लस हाफ, एक से माइनस हाफ, बाकी मैक्सिमम प्लस हाफ रख रहा था। मतलब अगर एक न्यूक्लियन 8 न्यूक्लियन से तो मान लो प्लस हाफ, और 2 न्यूक्लियन से माइनस हाफ, एवरेज स्पिन क्या आ रही है? प्लस हाफ। मतलब सेम सेंस ऑफ स्पिन इस तरह की। ऐसा ऑब्जर्व किया गया स्टेबल न्यूक्लियस में। स्टेबल वालों में ऐसी स्पिन मिली न्यूक्लियंस के बीच, कोई भी एक न्यूक्लियन पकड़िए, बाकी न्यूक्लियन से स्पिन चेक करी, एवरेज स्पिन, क्योंकि न्यूट्रॉन कंटिन्यूअस प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो किसी भी एक इंस्टेंट पर, और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन किसी भी इंस्टेंट पर अगर चेक करोगे तो एक न्यूक्लियन की बाकी न्यूक्लियन से एवरेज स्पिन आई, सेम सेंस ऑफ स्पिन ऐसी ऑब्जर्व की गई है स्टेबल न्यूक्लियस में। अच्छा, अगर स्टेबल है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा या वीकर फोर्स? स्ट्रॉन्गर। तो न्यूक्लियर फोर्स यहां पर बात करें, न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्गर फोर्स की तरह बिहेव कर रहा था। न्यूक्लियंस को टाइटली होल्ड करके रखेगा हमारे पास। अगर हमारे स्टेबल न्यूक्लियस हैं तो उनमें स्पिन ऐसी देखी गई, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उसमें, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियंस को टाइटली होल्ड करके रख रहा है। जितने भी अनस्टेबल थे जिनकी स्टडी की गई, जितने भी अनस्टेबल हैं उनमें न्यूक्लियन की म्यूचुअल स्पिन देखी गई इस तरह की, अपोजिट सेंस ऑफ स्पिन। इसका मतलब एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन से अपोजिट पेयर बना के बैठा हुआ था, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, अपोजिट अपोजिट पेयर्स के अनस्टेबल। ऐसा कहाँ मिला? अनस्टेबल। अनस्टेबल में जब इन्होंने स्टडी करी तो अपोजिट अपोजिट स्पिन के पेयर्स हमारे पास वहां पर बने हुए थे। एक न्यूक्लियन इसकी प्लस इसकी इसकी प्लस दूसरे से भी माइनस, इसकी प्लस दूसरे से माइनस, अपोजिट सेंस ऑफ स्पिन आ रही थी हमारे पास वहां पर। ऐसा किसमें ऑब्जर्व किया गया? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। भाई स्टडी करिए कि अनस्टेबल वालों में ऐसी स्पिन मिली है, स्टेबल वालों में ऐसी मिली। अगर स्टेबल वालों में अनस्टेबल वालों में ऐसी मिली है, मिली है स्पिन, अनस्टेबल है मतलब न्यूक्लियंस इनको टाइटली होल्ड नहीं करेंगे और कुछ टाइम बाद अपने आप रेडिएशन की फॉर्म में पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा होगा या हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा या वीकर? वीकर फोर्स की तरह हमारे पास बिहेव करेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियन की म्यूचुअल स्पिन पर भी डिपेंड करता है। स्पिन सेम सेंस ऑफ स्पिन तो स्ट्रॉन्गर, और अपोजिट सेंस तो वीकर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करें, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, सेंटर की तरफ लगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब कौन से फोर्स हैं? सेंट्रल फोर्स। इसको फॉलो करते हैं ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को, 1 इज प्रोपोर्शनल टू F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर प्लस माइनस है। इसको फॉलो करें इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सब सेंट्रल फोर्स है, पर न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं कि सेंटर की तरफ लग रहा है, हमेशा सबको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं भी लग सकता है न्यूक्लियर फोर्स। और हमेशा ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स कम होगा, कुछ टाइम बाद सैचुरेट भी हो जाता है हमारे पास वहां। तो इसको भी आपके फॉलो नहीं कर रहा हमेशा। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ये कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज। तो हमारे पास अगर बात करें तो एक पॉइंट हमारे पास ये था कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। तो आपको जितना भी अभी तक न्यूक्लियर फोर्स के लिए बताया है, सब ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, कैसे ऑब्जर्व किया है केवल उसकी बात करिए। तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, हमें क्या पॉइंट जो काम आएंगे वो ध्यान रखने, ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए। पहला पॉइंट, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पॉइंट्स अगर पता होंगे सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड। बता सब कुछ दिया पर अभी याद रहेगा, थोड़ी देर बाद वापस भूल जाओगे, तो बेटर ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान रखें। क्या पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड, तीनों पेयर्स के लिए उसकी वैल्यू सेम।
उसी से सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखाया था। थर्ड पॉइंट, सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स रैपिडली, कुछ फर्मी पर अप्रोक्स 0। उसके बाद सैचुरेट कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा उनके न्यूक्लियॉन्स का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया कि आर लेस देन 0.8 फर्मी पर कैसी नेचर, ये पता होना चाहिए। आर लेस देन 0.8 रिपल्सिवनेस, आर ग्रेटर देन 0.8 अट्रैक्टिव नेचर। न्यूक्लियर फॉर स्पिन पर डिपेंड, पैरेलल स्पिन तो स्ट्रॉन्गर, अपोजिट तो। और लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ध्यान रहेगा। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर जवाब दीजिए। बताइए, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का सेपरेशन अगर 1 फर्मी है तो विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर? जो आपको सारे लिखाए थे ना फोर्थ में, विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा? क्योंकि 1 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम, न्यूक्लियस के अंदर आप हो, ऑर्डर फर्मी ऑर्डर का न्यूक्लियस है, तो कौन सा फोर्स मैक्सिमम? न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा अगर मैं ये डिस्टेंस 1 मीटर कर दूं तो विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या रिपल्शन लगेगा? तो कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ गई बात? तो एक काम करिए, इसको नोट करते हैं इन पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट आपको लिखा दिया था, फोर्थ पॉइंट में इधर देखो क्या करना है, ये ग्राफ बनाना और ये पॉइंट लिखना है बस आपको, आर लेस देन 0.8 पर रिपल्सिव और आर ग्रेटर देन 0.8 पर अट्रैक्टिव। लिखिए फटाफट, टाइम खराब मत करना बस। स्पीड से नोट करना है बच्चों। ये डायग्राम बना लेना। और आर लेस देन 0.8 पर रिपल्सिव फोर्स, आर ग्रेटर देन 0.8 पर अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये लिख लीजिए। वेरी गुड। हो गया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, it depends upon the it depends upon the orientation of it depends upon the orientation of mutual spin of nucleons. It depends upon the orientation of mutual spin of nucleons. Means that it depends upon the orientation of mutual spin of nucleons. Means that if a spin is parallel, means that if a spin is parallel, then force is stronger. Spin is parallel, then force is stronger. And spin is anti-parallel. Spin is anti-parallel.
then force is weaker. Spin is anti-parallel, then force is weaker. ये डायग्राम बना लो ताकि आपको ध्यान रहे पॉइंट. सेम सेंस ऑफ स्पिन स्ट्रॉन्गर, अपोजिट सेंस तो वीकर. और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स. लास्ट पॉइंट निकला बच्चों, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स. ये तो अपन ने बात की बच्चों न्यूक्लियर फोर्स की. अब आते हैं अपन न्यूक्लियर फ्यूजन पर. हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन. और ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन लिख लो, फिर आपका काम रहेगा समझने का. एक इक्वेशन तो ये, और एक इक्वेशन ये वाली. स्लो मूविंग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दोनों इक्वेशन लिखो बच्चों. बाकी कुछ मत लिखना, बस ये दो इक्वेशंस लिखिए. लिख लिया क्या? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आपके पास है जिसकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखिए बच्चों फ्यूजन की बात करते हैं. इधर देखिए, अब समझिए ध्यान से. हमारे पास यूरेनियम नेचुरली बात करें 235 और यूरेनियम 238, ये दोनों हमारे पास नेचुरली मिक्सचर में मिलते हैं. इन दोनों का कंपोजिशन अगर बात करें, ये 235 और 238 में लार्ज अमाउंट में कौन मिलता है? 230, 238. ध्यान रखना 99.3% नेचर में ये मिलता है और ये 0.7% नेचर में मिलता है. नेचुरली ध्यान से सुनिए बच्चों हर पॉइंट. नेचुरली दोनों इस कंपोजिशन में मिलते हैं, इसलिए इस कंपोजिशन को हम बोलते हैं बच्चों नेचुरल यूरेनियम. क्या बोलते हैं? नेचुरल यूरेनियम. इस कंपोजिशन को हमने बोला है नेचुरल यूरेनियम. रिएक्टर में हम दोनों का कंपोजिशन यूज लेते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर में 235 और 238 दोनों का कंपोजिशन यूज लिया जाता है. ध्यान रखना हमारे पास 235 और 238 दोनों किस कंपोजिशन में मिलाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? ये तो जो 235 है ये 3%, मतलब इसका अमाउंट क्या करते हैं 235 का जिसका फ्यूजन करवा रहे हैं, इसका अमाउंट एनरिच्ड कर देते हैं, कुछ अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं. इसे मिलाते हैं 3% न्यूक्लियर रिएक्टर में, जब आगे आप पढ़ोगे तब पता बताएंगे आपको. और इसे मिलाते हैं 97% 238 को. इसका अमाउंट 235 जिसका फ्यूजन आप करवा रहे हो अभी, उसका अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हमने, एनरीच कर दिया उस रेफरेंस में. इसको बोलते हैं एनरीच्ड यूरेनियम. इस कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? एनरीच्ड यूरेनियम. और एनरीच्ड यूरेनियम ही हमारे पास यूज लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में. ध्यान रखें. अब देखिए फ्यूजन स्टार्ट करते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन
दो साइंटिस्ट हान और स्ट्रॉसमान, इन दोनों ने ये फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल कराई। इन्होंने क्या किया, इस न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड किया। यूरेनियम अपने आप नहीं होता फिजन, ये ध्यान रखना, फिजन करवाया जाता है। और यहां पर हम जो फिजन करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करके, इसका अटैक करवा के इस पर फिजन करवा रहे हैं यूरेनियम 235। ये फिजनेबल है क्योंकि 238 जो है ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारे पास। ये क्या करता है, फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कैसे करता है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपन पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास इसका काम तो अलग है। अब देखिए 238 की बात तो अभी आगे करेंगे, जब अभी तो अपन बात करते हैं टू, ये फिजनेबल नहीं है पर नॉन फिजनेबल है। इस ये फिजनेबल है, तो जो भी फिजनेबल न्यूक्लियाई है इस पर न्यूट्रॉन का जैसे ही अटैक हुआ तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बना बेरियम क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर फिजन कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब एनसीईआरटी के काफी सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाएंगे। या फिर न्यूट्रॉन ने इस पर अटैक किया, तो ऐसा नहीं है यही रिएक्शन बार हमेशा मिली हो। ये भी रिएक्शन मिली थी, जीनोन स्ट्रोंशियम मिले, 2 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। और ऐसा नहीं है कि 2 ही रिएक्शन मैक्सिमम पॉसिबल थे, ऐसी हजारों रिएक्शंस मिली थी। उन हजारों रिएक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल टाइम समय मिली थी ये 2 रिएक्शन। इनसे आपको फिजन एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी हजारों रिएक्शंस मिली थी बच्चों, और भी रिएक्शंस थी। इनमें मैक्सिमम पॉसिबल जो बात करें, 2 रिएक्शंस हमें मिल रही थी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये है प्राइमरी न्यूट्रॉन जिसने अटैक किया है, और ये जो निकले हैं यहाँ पर, ये है सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। कौन से न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन ने इस पर अटैक किया है तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये भी रेडियो एक्टिव होता है। आप और ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज आल्सो रेडियो एक्टिव इन फ्यूजन रिएक्शंस, मेंटेन स्टेबिलिटी आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, बीटा पार्टिकल्स के इमिशन के बाद स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 83 वाले ही क्या इमिट कर सकते हैं, अल्फा, बताया था। एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 83 वाला अल्फा इमिट कर सकता है। कभी भी अल्फा जेड लेस देन 83 वाला अल्फा इमिट नहीं कर सकता, ये 83 से कम होते हैं। आप जानते हो बेरियम 56, 36 क्रिप्टन हमारे पास, ये कभी भी अल्फा तो इमिट नहीं कर सकते। गामा तो तब होगा जब अल्फा या बीटा में से वही होगा। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, बीटा पार्टिकल के मिशन के बाद आपके स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। अगर इन 2 रिएक्शंस की बात करें, ये है सेकेंडरी न्यूट्रॉन। देखो क्या हुआ, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस जो होती है हमारे पास एक बॉक्स में कराई जाती है, क्लोज बॉक्स में। ये जो फिजन हमारे पास हो रहा है जिस न्यूक्लियस का, ये है फिजन न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, इसका 0.1% मास किस में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में। चेक करते हैं 0.1% मास। देखो इसका मास निकालते हैं 235 MP। MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ AMU। प्रोटॉन का मास बताओ, 1.0073। और इसका कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट, इसका मास निकाल लिया अप्रोक्सीमेट 235 MP। इसका कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट, 0.1%। ये 0.1% किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एनर्जी। और आप सब अच्छे से जानते हो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट इनटू AMU में 931.5 किस में आएगा, ये आएगी रिलीज एनर्जी। और ये एनर्जी अप्रोक्स कितनी आ रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और इस एनर्जी का 93% पार्ट तो इस प्रोडक्ट को एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। कितना परसेंट, 93%। ध्यान रखना, रिलीज एनर्जी का जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इसका 93% पार्ट प्रोडक्ट को किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। बाकी 7% गामा रेडिएशंस में हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस। ये हमारे पास लॉस हो जाता है। 93% पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट की। अब देखिए न्यूट्रॉन ने जैसे ही, इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करता हूं फ्यूजन, ठीक है, पहली इक्वेशन से, जैसे ही न्यूट्रॉन ने, प्राइमरी न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पर अटैक किया। अच्छा यहाँ बताओ प्रोटॉन को क्यों यूज नहीं लिया गया, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगा, रिपेल, प्रॉपर फ्यूजन नहीं कर।
तो फिजन के लिए न्यूट्रल रेडिएशन मतलब किसका यूज लिया, न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पर अटैक किया तो यहां से इस इक्वेशन में कितने न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 3। ये 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास जनरेट हुए। फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग यूरेनियम एटम से कॉलिजन करेंगे, फिर ये कितने कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे। तो आप देखिए एक न्यूट्रॉन से हमारे पास, इसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी न्यूट्रॉन। और यहाँ ये 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास जनरेट हुए, इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 3 से कितने हो गए 9, 9 से 27, 81, 256। क्या मल्टीपल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटिन्यू इंक्रीज होते जाएंगे। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर ये कंटिन्यू चलती रही तो एक ब्लास्ट का फॉर्मेशन हमारे पास ले लेगी, और इसी कॉन्सेप्ट पर कौन सा बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट फिजन के कॉन्सेप्ट पर बनता है। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ब्लास्ट का फॉर्मेशन लेगी, पर अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया गया, कंट्रोल फ्लो में आपने अगर इनको करवा दिया, कंट्रोल कर लिया जाता है, इनको किया जा सकता है। अगर इन रिएक्शंस को कंट्रोल कर लिया गया तो इससे जो एनर्जी हमें मिली है उसको हम इफेक्टिव यूज ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कैसे लेते हैं वो सब आगे की बात। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपसे पूछा जाएगा जैसे ही यूरेनियम एकदम से ब्रेक हुआ तो कितने न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 3। कुछ की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है, तीनों डिफरेंट एनर्जी के पाए गए। आपसे पूछा जाएगा जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हमारे पास जनरेट हुए हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे देगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, आपसे कहेगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। कितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखो, अब इन दो रिएक्शंस के लिए अगर अपन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स देखें, एवरेज कितने, एवरेज निकालना आता है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दो रिएक्शन से डिवाइड बाय 2, कितने आ गए 2.5। ऐसे हजारों रिएक्शंस मिली, उन हजारों रिएक्शंस में सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को ऐड करते गए, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस का डिवाइड जब लगाया तो हर रिएक्शन के लिए एवरेज कितना है 2.5। तो ध्यान रखना इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कितने, 2.5। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सेकेंडरी न्यूट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन। पर फिजन कितनी एनर्जी रिलीज, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन पर फिजन। फिजन न्यूक्लियस का कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट, 0.1% मास किस में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट। रिलीज एनर्जी का प्रोडक्ट को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कितना परसेंट, 93%, और 7% गामा रेडिएशंस में हमारे पास जा रहा था। ये जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन, इनका लॉस भी हो सकता है। तो लॉसेस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें, 2 तरह से लॉस हो सकता है। पहला, ये रिएक्शंस कराई जाती है क्लोज बॉक्स में। अब ये रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी डिफरेंट होती है। कुछ की काइनेटिक एनर्जी तो इतनी ज्यादा होती है कि एस्केप कर जाते हैं बॉक्स से, एस्केप फ्रॉम दिस सिस्टम। तो भी सिस्टम में न्यूट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस। तो पहला है एस्केप फ्रॉम दी सिस्टम, सिस्टम से एस्केप कर जाए। अच्छा, दूसरा, या फिर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने आपको बताया था दोनों का कंपोजिशन हम यूज लेते हैं। ये क्या करता है, जिनकी स्पीड ज्यादा होती है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब। अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो भी न्यूट्रॉन का सिस्टम में क्या हो रहा है, लॉस। तो भी सिस्टम में लॉस हो रहा है हमारे पास। तो लॉस 2 तरह से हो सकता है, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, एब्सॉर्ब बाय यूरेनियम 238। तो लॉस न्यूट्रॉन का कितने तरह से, रिवाइज करते रहो। पहला एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, दूसरा एब्सॉर्ब बाय यूरेनियम 238, इसके द्वारा एब्सॉर्ब कर लीजिए। अब देखिए ये चेन रिएक्शंस हमारे पास आगे चलेगी या नहीं, इसको डिसाइड करता है एक फैक्टर जिसको हमने क्या नाम दिया है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट किया है, के। अब देखिए के किस किस का रेशियो है बोलिए तो एक बार,
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इसको एक और डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन नेक्स्ट जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ जनरेशन, है ना। इसी से समझ में आ जाएगी वैसे बात। तो देखो क्या कहना चाहता है, पहला पॉइंट, अगर k ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन 1 का मतलब न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन रेट ज्यादा, लॉस रेट पर सेकंड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं, तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू आगे चलेगी या नहीं? क्योंकि रिएक्शन को कौन चला रहा है? न्यूट्रॉन्स। कंटिन्यू चेन रिएक्शन चलेगी हमारे पास आगे। तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया है एनसीईआरटी ने? सुपर क्रिटिकल कंडीशन। क्या नाम दिया है? सुपर क्रिटिकल। और अगर कंटिन्यू रिएक्शंस चलती गई तो एक किसका फॉर्मेशन? ब्लास्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर कौन सा बम? एटम। आपसे यहां पूछा जाएगा k ग्रेटर देन 1 के लिए, आपसे कहेगा रिएक्शन रेट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ द वो? k ग्रेटर देन 1 कब है? जब प्रोडक्शन रेट ज्यादा, पर सेकंड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं, तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी, तो रिएक्शन रेट इंक्रीज। रिएक्शन रेट हमारे पास होती है यहाँ इंक्रीज k ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर k बराबर 1 है, इसको क्या बोला था? सुपर क्रिटिकल। इसे नाम दिया है क्रिटिकल कंडीशन। और k ग्रेटर बराबर 1 इस हम यूज लेते हैं इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर जब आगे पढ़ेंगे उस तब बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए लेते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रेट से हमारे पास चलेगी। और अगर k लेस देन 1 हुआ, k लेस देन 1 का मतलब लॉस रेट ज्यादा और प्रोडक्शन रेट, अगर पर सेकंड लॉस ज्यादा हो रहे हैं और प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, तो क्या न्यूट्रॉन बच पाएंगे आगे? और न्यूट्रॉन नहीं रहेंगे तो चेन रिएक्शन भी नहीं चलेगी, चेन रिएक्शन विल रिटार्ड एंड स्टॉप। इस कंडीशन को क्या बोले? वेरी गुड, सब क्रिटिकल कंडीशन। सब क्रिटिकल कंडीशन। तो हमारे पास अगर बात करें, ये कुछ पॉइंट्स है एनसीईआरटी के, वो आपको मैं नोट करवाता हूँ, लिखिए पॉइंट्स की फॉर्म में। अच्छा देखो, फिजन कौन कर पाए? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। कितनी एनर्जी वाला? 0.03 इलेक्ट्रॉन। सर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्यों नहीं कर पाया? तो देखिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम एटम से इंटरेक्शन का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एस्केप की बजाय इंटरेक्ट के। तो ध्यान रखना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इंस्टेंट कजिंग फ्यूजन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, तो आपके फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फ्यूजन एफिशिएंट जो कर पाया था प्रैक्टिकली इतनी एनर्जी वाला, कितनी? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखिए पॉइंट्स की फॉर्म में, न्यूक्लियर फ्यूजन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन is start with, nuclear fission is start with slow moving neutron, slow moving neutron having kinetic energy, having kinetic energy 0.03 electron volt, having kinetic energy 0.03 electron volt. Next, per fission, per fission 200 mega electron volt, per fission 200 mega electron volt energy is released. Per fission 200 mega electron volt energy is released. Next, per fission next point लिखना, per fission 0.1% mass, per fission 0.1% mass
of fission nucleus per fission 0.1% mass of fission nucleus is converted into energy is converted into energy. next पॉइंट में लिखना product nucleus is also radioactive. Product nucleus is also radioactive. Decays by beta emission. Decays by beta emission. Next, average number of secondary neutrons. Average number of secondary neutrons is कितने थे 2.5. Next, average kinetic energy. Next point में लिखना average kinetic energy of these secondary neutrons. Average kinetic energy of these secondary neutrons is कितनी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अप्रोक्स 93% part of release energy. Approx 93% part of release energy appears as a approx 93% part of release energy appears as a kinetic energy of product nucleus. Kinetic energy of product nucleus and 7% loss in gamma radiations. 7% लॉस इन गामा रेडिएशंस. इधर देखिए यहां से नोट करना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से और यहाँ ये नोट लिखा हुआ है यहां तक कंप्लीट करिए. हाँ के बराबर 1 को हाँ कंट्रोल फ्लो करा अपन वहां जो न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते ना वहां के बराबर 1 रहते हैं. अगर कंट्रोल नहीं रखेगा तो रिएक्टर जो होगा वही ब्लास्ट हो जाएगा. तो कंट्रोल फ्लो ही होगा यहाँ पर ना. इसमें तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं आगे चलेगी नहीं. हाँ प्रोडक्ट न्यूक्लियस में आ गया आपके पास वो भी. हाँ हाँ 200 का 93%. आपको अगर पेपर में डाउट हो तो पूछ लो इसलिए रुका हुआ मैं. पूछना है क्या? आंसर की नहीं मिली.
के इलेक्ट्रॉन कैप्चर अभी नहीं बताया ना? ऐसा है, मेरी मेरी बात सुनिए बच्चों। आपका क्या है, एलटी के चक्कर में काफी टाइम खराब हो चुका है वैसे ही। और आपका बैच जो है, सारे बैचेस में अगर बात करें, सब मॉडर्न खत्म ही हो चुका है सब बैचेस में। तो ना आपका बैच 2 से 3 लेक्चर पीछे चल रहा है, ठीक है ना? 2 मिनट और, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस एक इक्वेशन आपको समझानी है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की ना। बस 2 मिनट और बेटा। आराम से नोट करो बच्चों। पनीर की सब्जी। देखो बच्चों, एक इक्वेशन है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसे समझना ध्यान से। देखिए हमारे पास, इधर देखो आप लोग, तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, भगवान ना करे एग्जाम में क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से आए। देखो बच्चों, देखो कुछ नहीं, इधर देखिए। हमारे पास के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक प्रोसेस है जो जनरली लार्ज साइज न्यूक्लियाई शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और बाहर कौन रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व होंगे डिफरेंट शेल्स, के, एल, एम, एन, इस तरह से ना। अब होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इसी एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कैप्चर कर लेता है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए इसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इसी एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में क्या कर लेता है, कैप्चर। और जैसे ही ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो किसमें कन्वर्ट, न्यूट्रॉन। 1 - 1 0 और 1 + 0 1। और प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो आपको मैंने पढ़ाया था प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन विच टाइप ऑफ डीके, बीटा नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। और बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो प्लस। अब देखिए ये डीके नहीं हो रहा, ये तो कैप्चरिंग है। अब आप ये देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया तो यहां पर क्या बनेगा, एक वैकेंट स्पेस। और इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल से कहां आएगा, लोअर एनर्जी लेवल, तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना एटम्स में, शेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऑर्डर होता है, एक्स रेस। तो यहाँ पर आपके एक्स रेस का भी हमारे पास प्रोडक्शन होगा। क्या कहा मैंने, वापस सुनिए। किसी भी एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इसी एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में क्या करता है, कैप्चर। लार्ज साइज न्यूक्लियाई में जो ये शेल्स हैं, नियरेस्ट शेल जो है न्यूक्लियस के, वो बहुत पास आ जाती है। और सबसे नियरेस्ट कौन सी, के। और के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो हमारे पास देखिए, चार्ज कंजर्व करिए, Z-1 A + 0 A प्लस न्यूट्रिनो प्लस एक्स रेज का जनरेशन हमारे पास होगा। ये कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास आती है बच्चों के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। तो आप देखिए, ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना है, देखो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जेड और ए
बीटा पॉजिटिव डीके की तरह चेंज होते हैं। बीटा पॉजिटिव में जेड क्या होता है? -1, और मास नंबर में चेंज नहीं होता। डीके नहीं है ये तो कैप्चरिंग है। बट जेड और ए ध्यान रखने का तरीका बताया, जेड इज डिक्रीज बाय 1 बीटा पॉजिटिव की तरह, और मास नंबर में चेंज नहीं होता। और आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर n बाय p रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ द वो। n बाय p रेशियो, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट? न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो n बाय p रेशियो इंक्रीज। क्लियर है? चलिए आज का कार्यक्रम समाप्त। इसको नहीं बनाना है डायग्राम को आपको, ये कंप्लीट कर लो, इक्वेशन लिख लेना के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। हाँ बेटा बोलो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं, दो तरह की होती है, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नॉकआउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जनरेशन हमारे पास होगा। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन को पकड़ रहा है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, यहाँ पर नेग्लिजिबल अप्रोक्स 0 मानते हो उस एनर्जी को, बहुत कम एनर्जी आपके पास जाती है, कहीं नहीं जाएगी। यहां से यहाँ जब जंप करेगा ना इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में, तब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। चलिए ये लिख लिया क्या आप लोगों ने?